प्रेम जी, मैं आप पास आऊंगा कि ये जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि मतलब नेता कौन है यूपी में। मैंने सवाल वही महेंद्र जी से किया था और आपसे भी बड़ा स्पेसिफिक सवाल है कि ओबीसी आप जोड़ना चाह रहे हैं, वो अब अपना नेता देखता है। केशव प्रसाद मौर्य को वो नेता इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो अपना ही चुनाव 2022 में हार जा रहे हैं। वो 12 में जीतते हैं, 7 में हारते हैं, 14 में सांसदी जीत लेते हैं, फिर उनकी सीट खाली होती है तो वो 18 के उपचुनाव में हार जाती है। तो वो नेता तो बड़ा नहीं हो सकता ना। तो बीजेपी के सामने यूपी में बड़ा दलित चेहरा और बड़ा ओबीसी, अगर मैं ओबीसी पे बात करूं तो वो भी नहीं अभी तक कोई है कि ये चेहरा है इसके पीछे लामबंद हो जाए। सही बात है, अखिलेश की टक्कर का लाना पड़ेगा। जो प्रमुख विपक्षी दल का चेहरा है ओबीसी, वो अखिलेश यादव है। शुक्रिया पुष्कर जी। उत्तर प्रदेश में जब हम बात करें बीजेपी के संदर्भ में, तो किसी को भी उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेतृत्व से ये शिकायत है क्या कि दलितों को उन्होंने नहीं पूछा, कि ओबीसी को नहीं पूछा, किसी और को नहीं पूछा? स्थानीय नेतृत्व से ऐसी शिकायत नहीं है। ये बात स्थानीय स्तर की है भी नहीं। या तो स्थानीय स्तर पर अखिलेश यादव का कुछ वर्क डन दिखता है, कुछ वर्क दिखता है जातीय फोर्सेस के बीच में, लेकिन ये वर्क बीजेपी का नहीं दिखता है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पर एक वोट बैंक पर असर पड़ा है। और कुछ बातें जो एक नैरेटिव के साथ में थोपी गई कि लाभार्थी वर्ग हमको वोट करता है, कि महिलाएं हमको पसंद करती हैं, इस तरह की चीजें उसका गुब्बारा फूट गया एक तरह से। ये बातें इस चुनाव में लगा कि नहीं, इससे पहले जीत जाते थे तो आप कुछ भी बोल लीजिए, किसकी वजह से जीते, युवाओं की वजह से जीते, ये भी बोलते थे। इस बार गुब्बारा फूटा है। तो हुआ क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की सियासत ने और जातीय सर्वेक्षण के नाम पर जो सियासत चली, समाज का एक्सरे करने की बात हुई, तो इसने पूरे प्रदेश, पूरे देश में असर डाला और सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा। ये इस बार के चुनाव में नजर आता है। तो इसकी जड़ आप उत्तर प्रदेश में खोजेंगे तो नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति बदली है। और वो जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी का भाषण आपने सुनाया कि वो कह रहे हैं कि हमने वैकेंसी की 7 साल में 6 लाख से ज्यादा, और उसमें जो हमने नौकरी दी उसमें ओबीसी को ज्यादा दी। तो ओबीसी को क्यों शिकायत होना चाहिए लोकल इसमें? तो ओबीसी अगर टूटा है, दूर हुआ है, तो इसका परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय है। और यहाँ पर यह समझिए कि स्थानीय लीडरशिप में वो तो उतना वर्क में करने ही नहीं दिया गया। सेंट्रल लीडरशिप ने सब कुछ हाथ में लेके रखा। जातीय समीकरणों को जितनी संवेदनशीलता के साथ में देखना चाहिए था इलेक्शन में, कंपैरेटिवली अखिलेश यादव के मुकाबले वो संवेदनशीलता दिखला नहीं पाए, उम्मीदवारों के चयन में भी, नेताओं के से मिलने जुलने में भी, उनकी रैलियां आयोजित करने में भी। तो इससे क्या हुआ कि ओबीसी का समाज इनसे प्रभावित हुआ, अब इंडिया से प्रभावित हुआ, पीडीए के नारे से अट्रैक्ट हुआ, तो ओबीसी के वोट टूट गए। ये हुआ है। बीजेपी कुछ की नहीं, ये आप कह सकते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर अपोजिशन ने एक नैरेटिव खड़ा किया, ये कह सकते हैं। और इसके अलावा जो जातिगत फोर्सेस को तोड़ने वाला जो इनका हिंदुत्व का नारा था, वो हिंदुत्व कमजोर हुआ, इसलिए जातिगत जो राजनीति है वो मजबूत हुई। अब हिंदुत्व का नारा कमजोर हुआ, श्री राम का नहीं चला, जादू जो चलाते थे नहीं चला। तो ये सब जो कारण दिखे, तो बीजेपी के तरफ से ये ढांपने में कमजोरी रही कि संगठनात्मक स्तर पर हमको विपक्ष की तैयारी से कहां और कितना नुकसान हो रहा है वो जान भी सके, तो उसकी भरपाई नहीं कर पाए। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इसकी भरपाई करें, तो ये कोशिश वो करेंगे। तो अब पीडीए का तो विस्तार अब दिखा रहे हैं। अब अखिलेश यादव ब्राह्मण को साध रहे हैं। देखिए, उन्होंने तो एक कंसोलिडेशन ले आया अपने वोट बैंक में, जिनको लगता है वो हम और कंसोलिडेट कर लेंगे। साथ में अगर ब्राह्मण तबका को भी अगर हम कुछ
स्प्लिट कर पाते हैं तो हमारी स्थिति मजबूत होगी। ये अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं और बीजेपी वापस उस पॉलिटिक्स में जा रही कि हम अपनी पुराने जो इक्वेशंस हैं उस वोट बैंक को हासिल कैसे करें। तो ये वोट बैंक क्या है, इसी तरीके से राजस्थान में भी इनका छिटका है, दूसरे राज्यों में भी छिटका है वोट। ठीक है नकवी जी, प्रेम जी ने बड़ा साफ साफ कहा कि अखिलेश यादव तो पीडीए से एक कदम आगे बढ़ गए, उसमें डबल ए लगा दिया, अगड़ा भी ले आए। वो बहस का विषय हो सकता है कि शिवपाल को नाराज नहीं कर सकते थे माता प्रसाद पांडे क्या, लेकिन आज माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष है और बीजेपी की ये जो तैयारी है कि ओबीसी को वापस लाएं। मेरा आपसे भी ये सवाल है कि केशव मौर्य इतने बड़े हो नहीं पाए और जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पूरे 1 महीने देखा हाल, उसमें कोई रिजल्ट तो निकल के आया नहीं, ना कोई सामने माइक पर आके बोलता कि भाई ये नाराज थे, अब इनसे कह दिया गया अब तीनों लोग मिलकर काम करेंगे। भाजपा की जो कमजोरी नजर आई पिछले चुनाव, ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड लीडरशिप उन्होंने प्रमोट नहीं, लेकिन किस बैकवर्ड को प्रमोट कर रहे थे ये ध्यान देने की। उन्होंने चुनाव के ठीक पहले राज्यसभा में ऊंचा हार से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव हारे अमरपाल मौर्य को भेज दिया विधान परिषद में। क्या अमरपाल मौर्य में वो सामर्थ्य थी कि वो अपने समाज का वोट जोड़ पाते? एक राज्यसभा सदस्य दिया था और रायबरेली से दिया था और वहां भी उस जाति पर कोई प्रभाव मुझे तो नहीं दिखा। दूसरा उदाहरण अभी आपकी रिपोर्ट में भी आया कि बहोरन लाल मौर्य को एक खाली सीट जो हुई चुनाव में विधान पर पहुंचा दिया। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जनाधार वाले नेताओं जो हैं उनको क्या अहमियत दी गई। आप अगर बात करेंगे, अभी आचार्य जी की बात आ रही थी, मैं गंगवार जी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लक्ष्मण आचार्य जी क्या रहे, संगठन की राजनीति की, जनाधार वाले नेता नहीं है। ये गौर करने की चीज है जी। वो बेशक गंगवार जी जनाधार वाले नेता हैं, लगातार संसदीय चुनाव में वो बरेली का पर्याय बन गए, इससे इनकार नहीं, लेकिन लक्ष्मण आचार्य जी का पृष्ठभूमि क्या है, अमरपाल मौर्य जी की पृष्ठभूमि क्या है, ये देखना होगा। और मुझे लगता है कि जो बात कही जा रही है संतोष गंगवार जी को बनाकर राज्यपाल, ये संदेश उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, बल्कि मुझे लगता है ये संदेश झारखंड को देने की कोशिश है, जहां पर अच्छी संख्या में कुर्मी मतदाता है। और दूसरी चीज, ये संदेश मुझे जितना बैकवर्ड क्लास को देने की कोशिश हो रही है, उससे ज्यादा सहयोगी दलों को संदेश देने की कोशिश मुझे नजर आ रही। आप देखें जिस तरह से अनुप्रिया पटेल एक तेवर अपनाती है, उसके बाद उनकी छोटी बहन पल्लवी पटेल से मुख्यमंत्री की वार्ता होती, ऐसा नहीं है। तो अब अभी तक भाजपा कुछ जातियों का सोल एजेंट अपने सहयोगी दलों को बना चुकी थी और मान रही थी ये बटोर के ले आएंगे इन जातियों के वोट। जैसे कुर्मियों में अनुप्रिया पटेल को बना दिया, संजय निषाद को निषादों का नेता मान लिया, ओम प्रकाश राजभर को राजभरों का नेता मान लिया, दारा सिंह चौहान को नोनिया चौहानों का नेता मान लिया और उसी में मस्त। जब जमीनी राजनीति की बात आई तो वहां पर ये फेल हो गए, क्योंकि ये संगठन के आकलन करने वाले लोग थे, लेकिन इन्हें जो है बहुत ज्यादा जमीनी अनुभव नहीं था। और अनुप्रिया पटेल भी परिस्थिति जन्य नेता हैं, बिल्कुल कोई जनाधार वाली नेता नहीं है। आज भी अगर अकेले उन्हें चुनाव लड़ना हो तो वो शायद अपनी सीट बचाने की स्थिति में भी नहीं होंगे। उनके पिताश्री ने भी शुरू किया था ये प्रयास, वो तो अपना दल जब कायम किया, फिर संजय निषाद अकेले लड़के देख लें, ओपी राजभर अकेले लड़के देख लें, ये जब तक किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे
तब तक इनका ये कोई फायदा नहीं। लेकिन जो इनके इन नेताओं का जो सामाजिक दायरा रहा और उसमें जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देते रहे, ये अपने लिए वोट कम जोड़ पाए, दूसरे वोटों को दूर जरूर करने में कारगर रहे। आप चाहे अनुप्रिया पटेल के कुछ भाषण उठा के देख लें, चाहे ओम प्रकाश राजभर के उठाकर देख लें, और अभी मुद्दा तो ये मामूली सा नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि काफी पहले भाजपा ने जो है कुछ जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का वादा किया था, और उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन वो वादा पूरा नहीं। निषाद समुदाय के साथ भी ये वादा है, राजभर समुदाय के साथ भी वादा है। तो मुझे नहीं लगता कि एक राज्यपाल थे, उनको थोड़ा सा महत्वपूर्ण राज्य दे दिया गया और ठीक एक है। नए राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए, इससे जो है वो पिछड़ों का कोई राजनीतिक परिदृश्य बदले।